बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उन्हीं क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो उन यूनिट्स को आज जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सवाल ये कि हमें यूनिट की ज़रूरत पेश क्यों आई। इसकी रीज़न यूँ कह सकते हैं हम कि पुराने वक्तों में हर एक मुल्क के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर अपना एक यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता था। यानी अगर हम यूँ कहें कि हमारे मुल्क के अंदर लंबाई के लिए और यूनिट इस्तेमाल होता है, तो किसी और मुल्क के अंदर लंबाई के लिए कोई और यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता था। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को तोलते हैं, उसकी मतलब वेट लेते हैं, मैस लेते हैं, तो हम कुछ और यूनिट्स में उनका वेट ले रहे होते थे। किसी और कंट्री के जो लोग हैं वो उनका वेट लेने यानी वेट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब ये कंट्रीज़ की आपस में लेन देन होता था, तो चूंकि उनके यूनिट्स डिफरेंट होते थे तो वहाँ पे थोड़े से मसाइल जो है वो पैदा होते थे। तो इसके लिए इस मसले के हल के लिए 1960 के अंदर साइंटिस्ट की एक कमेटी बैठी, जिसे हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई। कब? 1960 के अंदर। तो उस कमेटी ने ये एक फ़ैसला किया कि क्यों ना हो पूरी दुनिया के अंदर एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाए। यानी लंबाई है तो उसके लिए हम पूरी दुनिया के अंदर मीटर का इस्तेमाल करें। अगर हम मैस ले रहे हैं तो उसके लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि जो लेन देन होगा या जो आपस में चीज़ों का लेन देन होगा तो उसको ईज़िली वो जो है हैंडल कर सकेंगे। तो उन्हीं यूनिट्स को जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बेस यूनिट, सेकंड है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनको बारी बारी हमने एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? बेस यूनिट्स का। हम अगर इसको यूँ डिफ़ाइन करें, द यूनिट्स which are used to explain base quantities। बेस क्वांटिटीज़ जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ, इसके लिए जो ऐसा यूनिट मुकर्रर किया गया है वो हमारे पास होता है मीटर, और उसको हम स्मॉल m से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मैस के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, kg। टाइम के लिए सेकंड, ये पहले आप लोग छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इन यूनिट्स को हम नाम देंगे बेस यूनिट्स। यानी ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन बेस क्वांटिटीज़, इनको हम क्या नाम देंगे? बेस यूनिट्स का। दूसरी साइड पे हम आते हैं, वो हमारे पास हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनको जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स, इनको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, ऐसे यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। तो अब ये न्यूटन जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। और न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूटन चूँकि हमारे पास
फोर्स जो होती है F इक्वल टू ma होता है, तो मैस का हम यूज़ कर सकते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी न्यूटन को हम यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास वर्क है, उसका यूनिट जो है वो जाउल होता है, कैपिटल जे से इसको शो करते हैं। तो जाउल का एक और यूनिट भी हम वर्क का हम एक और यूनिट भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन होता है हमारे पास, जैसे पहले अभी हमने देखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड वन हमारे पास जो वैसे तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो उनके थर्ड वन जो है उसको हम नाम दे सकते हैं पावर का। तो पावर का यूनिट है हमारे पास वाट है, कैपिटल W से शो करते हैं। वाट जो है जैसा कि हम लिखते हैं, पावर जो होता है ये होता है वर्क पर यूनिट टाइम या वर्क ओवर टाइम। तो वर्क का हमारे पास जाउल होता है और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो हम इसी को लिख सकते हैं जाउल पर सेकंड। और जाउल पहले हम देख चुके हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा पर सेकंड। तो पर सेकंड और पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा पर सेकंड, सेकंड पर क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह एक और डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास चार्ज। तो चार्ज का यूनिट जो होगा वो हमारे पास कूलम, और कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड। तो ऐसे यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। ये तो हमारे पास दो तरह के हो गए, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरी जो हमारे पास है यूनिट्स की टाइप, वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो ना तो बेस यूनिट्स से उनका ताल्लुक है, ना ही डिराइव्ड यूनिट्स से उनका ताल्लुक है। तो उनकी एक तीसरी टाइप है, उनको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द यूनिट्स विच आर नाइदर बेस यूनिट्स नॉर डिराइव्ड यूनिट्स एंड यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। यानी हम यूँ कहेंगे कि ना तो ये बेस यूनिट्स हैं, ना ही ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये एक तीसरी टाइप है। और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम सिंपल वर्ड्स में यूँ कहेंगे कि जो बेस यूनिट्स हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, अगर सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन, उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन है और वो कुछ फासला तय करती है, मूव कर रही है, कुछ फासला तय करती है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है। तो ये चूँकि जब वो सीधी लाइन में जा रही है, उसकी रोटेटरी मोशन नहीं है, तब हम कहेंगे कि उसके लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो बेस या डिराइव्ड जो है वो हो सकते हैं। अगर वही चीज़ जो मूव कर रही है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दे, या सर्कुलर पाथ के अलावा वो किसी चीज़ के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे, उसकी रोटेटरी मोशन हो जाए, तो फिर उसके लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे वो बेस और डिराइव नहीं होंगे, वो थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास, एक का जो नाम है वो हमारे पास है रेडियन, और दूसरा है हमारे पास स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन। कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं 2 डायमेंशनल और कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें, 2 डायमेंशनल जो चीज़ें होंगी उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे रेडियन, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं 2 डायमेंशनल 2D। और स्टीरेडियन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 डायमेंशनल मतलब 3D होगा। एक चीज़। दूसरा, हम इसको ये देखते हैं कि रेडियन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कब हमारे पास जो है वो यूनिट रेडियन होगा, कब हमारे पास क्या होगा, स्टीरेडियन जो है वो होगा। इस चीज़ को जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियन, रेडियन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है
ये सर्कल का सेंटर है। आपको पता है अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेकर इसके ये जो सरकमफ्रेंस तक ये जो फासला है इसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम यहाँ पे एक आर्क लें, पहले हम यूँ कहते हैं कि इसका ये जो रेडियस है, सपोज ये हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। अगर हम यहाँ से एक आर्क लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क लेते हैं और उस आर्क की जो लेंथ है सपोज उसको हम नाम देते हैं एस का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ बन रही है वो हमारे पास क्या है, एस है। अगर इस आर्क की लेंथ जो कि एस है वो इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये एस जो है वो किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल हो जाए, तब हम यूँ कहेंगे अगर हम यहाँ से एक रेडियस ड्रा करें तो चूंकि ये भी उसी सर्कल का रेडियस है, ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर इस आर्क की लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, मतलब S इज इक्वल टू आर हो, तब ये आर्क इस सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी ये हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। दोबारा से देख लें कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसका ये रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक हम एक आर्क जो है वो ड्रा करते हैं। अगर इस आर्क की लेंथ जो कि s है वो इक्वल हो जाए इस सर्कल के रेडियस के, तब यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन, द एंगल विल बी 1 रेडियन व्हेन द आर्क लेंथ is equal to the radius of the circle, then angle subtended at the center of the circle is called 1 radian। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रेडियन की डेफिनेशन। दूसरी साइड पे हमारे पास है स्टी रेडियन। स्टी रेडियन में हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर जो है, स्फीयर तो दूसरी साइड पे पहले हमने बात की किसी सर्कल की, दूसरी साइड पे हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर को यूँ ज़हन में लाएं जैसे हमारे पास कोई गोल चीज़ होती है, फुटबॉल भी एक स्फीयर है, या तरबूज भी एक स्फीयर है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई स्फीयर है, अब उस स्फीयर के ऊपर हम कुछ सरफेस लेते हैं, ये सपोज ये कोई हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर ये कोई हमने सरफेस ली है और इस सरफेस का जो ये वाला एरिया है वो है सपोज हमारे पास एरिया जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है। सपोज अगर हमारे पास इस स्फीयर का यहाँ पे एक सेंटर है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये जो जिसको हम आर कह रहे हैं, अगर इस सरफेस का जो एरिया है सपोज वो हमारे पास है एरिया आर स्क्वायर, अगर ये आर स्क्वायर इस आर के इक्वल हो जाए, सॉरी इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, यानी एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो क्या होगा, 1 स्टी रेडियन। दोबारा से देख लें इसको कि अगर हमारे पास इस सरफेस का एरिया वो इक्वल हो जाए इस रेडियस के स्क्वायर के, तब सरफेस, ये जो सरफेस हमने ली है, ये सरफेस जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या होगा, 1 स्टी रेडियन।